वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 18 ऑफ अगस्त। तो 18 ऑफ अगस्त का हम हिंदू डिस्कशन देखते हैं। पहले मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको ये मिल जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में मैं हिंदू में लेके जाऊँगा क्या क्या न्यूज़ हमने इसमें ऐड की है। कुछ इसमें इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ भी ऐड की है, वो भी मैं आपको इससे बताऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। जो पहली जो स्कीम आती है वो आती है, ये एडिटोरियल के अंदर ही आपको मिलेगा, मोर फीड बेटर प्रोडक्टिविटी। मतलब मैं आपको जिस बताता हूँ, जो हमारे लाइव स्टॉक मतलब क्या है, जो हम जो गाय भैंसों का पालन करते हैं, हमारे यहाँ खेती होती है, इसके साथ साथ जो फार्मर अलाइड सेक्टर में जो वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल भी करते हैं साथ साथ में। उससे क्या होता है कि उन्हें क्या मिलता है, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उनकी डेवलप हो जाती है। पर ये बोला जाता है जैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लाइव, जैसे गाय है वो दूध देती है 2 लीटर, ऑन एवरेज 3 लीटर दूध देती है इंडिया में। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छा, उसे हम फीड दें, खाना अच्छा दें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इंडिया में क्या है, एनिमल बहुत है पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, दूध बहुत कम देते हैं इन कम्पेयर टू अदर कंट्री के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, कुछ मिशन से स्टार्ट किए हैं, फोडर का हो या फीड करने का, उन्हें खिलाने का हो, कि उससे क्या हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, दूध ज़्यादा गाय दूध दें, अच्छा खाना खाएंगी और फार्मर की इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो। तो इसमें यही सारा डिस्कशन किया गया है कि जो हमारी जो गाय हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इंडिया में बहुत चीज़ ऐसी फोडर की शॉर्टेज है और ग्रीन फोडर उससे भी कम है, जो ग्रीन हरा चारा मिलता है वो कम है। तो इंडिया में देखा गया लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी है कोई 20 से 60% लोअर है, जो ग्लोबल एवरेज है ना, पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो उससे कम है, 20 से 60%। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो फीडिंग की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है इंडिया में। हम कुछ भी खिला देते हैं अपनी गाय को, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं देते, क्योंकि देख वो भी एनिमल है लाइक के मैन, ऐसे ही एनिमल है। तो उसकी अगर उसे अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा ना, अच्छी वो ताकत आएगी उसमें, तो उसके साथ वो दूध की जो कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी। तो यही सारा कारण है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मिशन स्टार्ट किए हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में, से सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी थी, और इसके अंदर गवर्नमेंट को आपको कुछ सब्सिडी सपोर्ट भी देती है फार्मर को। अगर आप ये जो हरा चारा लगाओगे, फॉडर या फीड एनिमल के लिए कुछ चीज़ लगाओगे, तो गवर्नमेंट आपको 50% सब्सिडी भी देती है। ऑन एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा 1 हेक्टेयर की लैंड है और मैं उसमें गायों के लिए कुछ चारा लगा रहा हूँ, उसे बेचने के लिए या फिर गाय को देने के लिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट को नोटिफाई करूँ तो गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी प्रदान करती है इन सब चीज़ों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कौन सा मिशन है इसके लिए, सब मिशन है उसके लिए। सब मिशन कौन सा, फोडर एंड फीडर इंटेंडेड टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। मतलब एक तरीके से चीज़ है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी है, कि ताकि जो फोडर की समस्या हमारे भारत के अंदर है, फोडर की समस्या जो हमारे भारत के अंदर है वो कम हो पाए, मतलब गाय को अच्छा मिल पाए। उससे क्या होगा कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हम और फसल लगाते हैं इन कम्पेयर टू, हम लगाते हैं जो और क्रॉप्स लगाते हैं, वीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं, उनमें हमें एक कॉस्ट बैठती है 1.1 रुपये के आसपास बैठते हैं, 1.20 पैसे। अगर हम ये चीज़ लगाएंगे, फोडर लगाएंगे, इसे बेचेंगे मार्केट में, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी वो 1.60। तो एक अच्छा ऑप्शनल है हमारे सामने, ग्रीन जो फोडर लगाना गायों के लिए, हम इसको लगा सकते हैं। इसमें कुछ एनजीओ भी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सब चीज़ों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपको 50% आपको कैपिटल सब्सिडी प्रदान करेगी, अगर 50 लाख का आप कहीं प्रोजेक्ट लगाते हैं इससे बेनिफिशरी देने के लिए इस वाली चीज़ों को। अब हमारे फोडर की कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे भारत में, कि ओनली अवेलेबल कुछ मंथ तक। जो ग्रीन फोडर है ना, मतलब जो ग्रीन जो फोडर है, मतलब हरा चारा जिसे बोलते हैं, वो बस कुछ मंथ तक रहता है। आपने देखा होगा जो मंथ होता है मार्च से लेके इस मंथ में ही रहता है, या फिर बरसात वाले मंथ में, बाद में नहीं रहता, 3 मंथ तक रहता है। तो ग्रीन जो खाएंगे तो उससे अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या है। इसको प्रपोज किया गया था, शार्प करना था, फोकस करना था एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए। जो ब्रीड कैपेसिटी, हम क्या करते हैं अपनी गाय को मिक्स ब्रीड बना देते हैं, पर हमें इंडिजीनियस ब्रीड को बढ़ावा देना था। पोल्ट्री की हो, चाहे शिप की हो, गोट की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसको हमें बढ़ावा देना था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2014-15 में एक मिशन स्टार्ट कर दिया, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन लॉन्च करती है। याद रखना 2014 में लॉन्च हुआ था। प्री में डायरेक्टली पूछ सकता है वो कब लॉन्च हुआ था। किस चीज़ के लिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मतलब क्वांटिटी हमें इंक्रीज़ करनी है, क्वालिटी वाली क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, तो उस दोनों पे ध्यान दिया गया, ताकि जो हमारा वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड। राष्ट्रीय आपका पशुधन विकास योजना जो अप्रैल
19 से चल रही है उसको हम आगे बढ़ा सकें, वाइट रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा सकें, जो किसके अंदर बढ़ाना है, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना 2019 से। तो ये सारी चीज़ें हैं और सारी इंडियन स्टेट को इसमें अंदर रखा गया और उसके अंदर कुछ सब मिशंस है। अब ये तो नहीं आपने एक मिशन, ये तो अम्ब्रेला मिशन हो गया, इसके अंदर आपने छोटे छोटे कुछ सब मिशंस रखे हैं। जैसे हो गया सबमिशन ऑन द फोडर फीड डेवलपमेंट, सबमिशन ऑन जो जिसकी मैंने इसमें बात की है, इस वाले एडिटोरियल में उसकी बात की है, वो वाला मिशन है। सबमिशन ऑफ लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, सबमिशन ऑफ पिग के लिए स्पेशल चला है, पिग डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, सबमिशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सटेंशन। क्योंकि आजकल तारीख चीज़ें क्या है कि अगर आप स्किल डेवलप हो तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो आप क्या कर पाएंगे, बहुत इजी वे में आप खेती को कर पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी की आपके पास नॉलेज है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर करेगा और स्टेट भी कुछ इसमें योगदान देगा। जैसे वो 60-40 और 90 और 10 का जो रेशियो से चलती है स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर होती तो 100%, जैसे आपकी PM किसान है, किसान सम्मान निधि है ना, वो 100% है, तो सेंट्रल देखता है उसको, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना कि स्पॉन्सर स्कीम है। 2014 में स्टार्ट की गई थी, मैंने बताया। अब मिशन क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना है इन सारी चीज़ों में और उनके खाने में भी, फीड एंड फोडर ऑफ द सेक्टर। कुछ ऑब्जेक्टिव है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। देखो सस्टेनेबल ग्रोथ तो हर चीज़ का आगे लिख सकते हैं, सस्टेनेबल चीज़ चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा भी कुछ चीज़ लगाओ कि वो आने वाले आपके फ्यूचर के लिए भी वो काम दे, यानी आने वाला फ्यूचर भी बच पाए। तो आप ऐसे चीज़ों का यूज़ करो कि आने वाला फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है, आपका नहीं, आपके बच्चे, जो आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी उपयोग बन पाए। आप ऐसा काम मत करो कि आपने पानी है वेस्ट करके ख़त्म कर दिया, आने वाली जनरेशन उसको पानी मिला ही नहीं। तो सस्टेनेबल उस चीज़ को बोलते हैं। इंक्रीज़ करनी है हमने किस चीज़ की, अवेलेबिलिटी फॉडर की, फीड की, जैसे मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। एक्सक्लेटिंग करना है कि प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी। एक तो आप कुछ भी चीज़ लगाओ, एक क्वालिटी चीज़ लगाओ तो क्वालिटी और प्रोडक्शन होगा ना, तो उस चीज़ में सारी चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। स्टेबल करना है, मतलब आपको ऑनगोइंग जो प्लान प्रोग्राम है उसको सस्टेनेबल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट करना है। प्रमोटिंग करना है, कुछ अप्लाइड रिसर्च ला सको, कोई मतलब ऐसी क्रॉप बना सको जिससे ज़्यादा वो रेजिस्टेंस हो, जो डिसीज़ ना लगे, ऐसी कुछ करो। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, स्टेट फंक्शन अच्छे से करे और अच्छे से, और मशीनरी डेवलप करे, क्वालिटी एक्सटेंशन करे सर्विस का फार्म। ये अच्छी बातें हैं सारी इसके अंदर। मेन मोटो क्या है कि आपको अपनी क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों तरह से अप्रोच रखनी है ताकि अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएँ। और इंक्रीज करना है अपने ग्रुप्स को, फार्मर को, कॉपरेटिव्स को, कि वो आगे आएँ, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं उनको सपोर्ट करें। पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं बहुत सारे इसके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लिंकेज मार्केट के साथ लिंक किया जाए, प्रमोट किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई ऐसा चीज़ होती है आपके साथ, कोई चीज़, देखो ये खेती है, खेती का कारण क्या होता है, खेती में क्या होता है कि कभी भी आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाए, बारिश ज़्यादा हो जाए, हीट वेव आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए आपको फार्मर को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। PM फसल बीमा योजना के अंदर वो भी दिया जाएगा। फिर डिसीज़ है, मतलब जैसे ये आपको आया था लोकेटस का अटैक आया था, टिड्डों ने सारी फसल खा गए थे, ऐसी कोई चीज़ आ जाए या कोई एनिमल के अंदर डिसीज आ जाए, उसको भी मतलब रोका जाएगा। इंक्रीज किया जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो सरकार अपने आप नहीं कुछ कर सकती, अगर आप भी अपने स्तर पर काम करना स्टार्ट करोगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री इंडिया में क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर डिपेंड अपॉन द एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे फार्मर ऐसे छोटे छोटे किसान हैं बेचारे, जैसे हमारे क्या बोला जाता है, हमारे लेस देन 2 हेक्टेयर वाले किसान हमारे भारत में 80% है। आप लगा सकते हो, यानी कि 4-4, 5-5, 10-10 बीघे वाले किसान 80% है। वो क्या करते हैं, वो अपने खाने के लिए बोते हैं और अपने फीड और फोडर लगाते हैं अपने जानवरों के लिए, उनसे उसका दूध सेल करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी है। 55% सपोर्ट करता है रूरल पॉपुलेशन भी, यही सारी चीज़ें। अगर इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे 2021 वाला जो लेटेस्ट आया है, उसमें कंट्रीब्यूशन लाइवली स्टॉक का कितना एग्रीकल्चर है उसके एलाइड सेक्टर में, जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिड देखते हैं उसके हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, 24 से लेकर 28 पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है एनिमल हस्बेंड्री की, जिसमें आपके मिनिस्टर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हमारे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर संजीव बालियान, तो उनको भी इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो। तो ऐसी स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई ताकि इस चीज़ को बढ़ पाए। कामधेनु स्कीम आई है, बहुत सारी स्कीम्स आप सोच सकते हो। इंडिया इज़ द हाईएस्ट लाइव स्टॉक ऑनर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में जितनी भैंस, गाय, बकरी, भेड़ जितनी है, इंडिया के पास हाईएस्ट, इसका सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। ठीक है ना। अब आपको कमेंट में बताना है मिल्क।
मिल्क प्रोड्यूशन में पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री आगे, कमेंट में बताना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी जाके आप बता सकते हैं। तो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, और फिर अगर इंडिया का देखोगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है मिल्क का। और दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बफेलो की पॉपुलेशन किसके अंदर है, स्टेट सर्विस से पूछा जाता है। और किसी भी चीज़ की आप बता सकते हैं, बफेलो की मेन बताना, जो कैटल्स हैं सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है। मैं बता सकता हूँ इंडिया के अंदर कौन सा है, पर वो आप सर्च करना, आपके दिमाग में बहुत दिन तक रहेगा। एज़ पर द जो 20 लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया, उसमें बताया गया कि पॉपुलेशन है 535, इसको याद मत रखना, पर याद रखना कि इंक्रीज़ हुई है। जो ट्रेंड आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। तो आपने क्या सीखा इस चीज़ से, कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे पास गाय भैंस एनिमल हस्बेंड्री में जो है लाइवलीहुड जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में है, और डिपेंडेंट भी इंडिया में रहते हैं लोग, इसमें बहुत सारे लोग, और कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है इनका जो पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिकल बेसिस भी, और इनका जो सेंसेक्स है उसके बेसिस भी इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। बिकॉज गवर्नमेंट काम कर रही है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना है, नस्ल सुधारों करके ये भी है, इंडिजीनियस भी बहुत सारी हैं, काऊ को डेवलप करना। और एक चीज़ और याद रखना, वो भी कमेंट में बताना, इंडिजीनियस जो वैरायटी है काऊ की, जैसे राठी हो गई, साहिवाल हो गई, ये जो नाम है ना, ये गाय के नाम है जो इंडिजीनियस काऊ है, इनके प्लीज़ आपको नाम कमेंट में बताना है कौन कौन सी इंडियन जीनियस काऊ है जिनकी नस्लें को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है राष्ट्रीय कामधेनु योजना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें। अब वेदर द जो डेयरी सेक्टर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, अगर हम देखिए, नेशनल जो मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी होती है, 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्गीस कुरियन, ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इंडिया बोला जाता है इनका नाम, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्गीस आपके कुरियन करके नाम है, 26 नवंबर का जन्मदिन होता है, उसी दिन हम नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जो श्वेत क्रांति है, वाइट क्रांति बोल दो या वाइट रिवॉल्यूशन बोल दो, यही लेके आए थे इंडिया के अंदर। इंडिया में जो है लाइवली स्टॉक का जो अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग देखें तो 4% है, ये आप देख सकते हो, और कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऑपरेशन फ्लड कन्वर्टेड, मतलब डेयरी हमारे ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या, कि कन्वर्ट होता, वाइट रिवॉल्यूशन होता, हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा था। और कहीं ना कहीं जो मिल्क का कंट्रीब्यूशन 1/3 इकोनॉमी जो रूरल की हाउस होल्ड की है, वो मिल्क पे ही डिपेंडेंट होती है। अब कुछ मीटिंग इंडिया जो मिल्क डिमांड है वो भी हम देखते हैं। हमारे जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ आप देखो यूएस में 9 मिलियन से कैटल वेटल्स हैं, और उसकी वजह उनकी डिमांड है 93 मिलियन टन की दूध की डिमांड है। हमारे कितने 90 मिलियंस, हमारे यहाँ कितनी, मतलब इनकी दूध की डिमांड, और हमारे इतने कैटल्स हैं, और हमारे कितनी मतलब की चीज़ें 140 मिलियन टन हमारे प्रोडक्शन होता है इन सब चीज़ों का। तो ये भी देख सकते हैं। आपने क्या सीखा, आपने सीखा इनकी 9 मिलियन दे रहे हैं 90 मिलियन। अगर आप एक रेशियो निकालोगे, अगर मैं इसे कटफिट करूँगा, तो आप एक रेशियो निकालोगे 3 से जाएगा ये, फिर ये भी 3 से जाएगा, और 31 यानी कि 3:31 का रेशियो आ गया। इसका निकालोगे 3 और 0 कर दोगे, इसका फिर निकालोगे आप, इसको 3, इसको 45 करते हैं, इसको कितना करते हैं, इसको 7 0 करते हैं, तो ये कितना हो गया था, हमने कितना किया था 45, फिर काट दो इसको, किससे काट दो, फिर काट दो 5 से इसको। तो हमारा रेशियो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन इनका देखोगे तो। इनका 30 दे रहा है सीधा, हमारा 45-70 दे रहा है। तो ये देख सको, अगर इनका 6 कर दोगे आप तो इनका 60 हो जाएगा, अगर इनका 9 कर दोगे इनका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और हमारा अगर करते हो तो हमारा 70 ही है। तो इनका 9% दे रहा है 90, और हमारा 90% दे रहा है, तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कम होता है। अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो ताकि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन पाएंगे, दूध की सप्लाई और देशों में करेंगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो आप दूध आज 56 रुपये 50 रुपये लीटर पी रहे हो, वो भी प्योर नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा, एक अच्छे से दूध की सप्लाई हो पाएगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने के लोग ज़्यादा पिएंगे, तो जो आपके माल न्यूट्रिशन ये सारी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं सॉल्व करने में उनको भी हेल्प मिलेगी। तो बहुत सारी डिपेंडेंट करती हैं अगर आप चीज़ों को सोचोगे तो। चैलेंजेस क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो इनएडुकेट मार्केट है, कोई मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। लैक ऑफ एडुकेट ब्रीडिंग, मतलब कुछ नहीं पता ब्रीडिंग कौन सी करनी है, कुछ भी डॉक्टर को बुला ले जी इसे कुछ कर दो, कुछ को भी ब्रीडिंग नहीं पता, कोई ब्रीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए। फिर एडल्ट्रेशन क्वालिटी इशू है हमारे यहाँ, बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें देखी होगी, कितनी बार मदर डेयरी अमूल को बताया गया इनका दूध पीने लायक नहीं है, कितनी बार फिर भी लोग पीते हैं। फिर उसके बाद देखा गया 70% जो हमारे इनफॉल, मतलब एक तरह से मिडिल मैन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें मिलावट ये सब करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से वो चलता है। और लो पर कैपिटा जो हमारी अवेलेबिलिटी है दूध की कम है, मैंने ऊपर भी बताया प्रोडक्शन कम है, तो लो जो हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन उसके हिसाब से हमारी जो पर कैपिटा मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कहीं ना कहीं कम है। अब वे फॉरवर्ड में ही बताएंगे, वे एहड में बताएंगे कुछ अच्छी चीज़ें। एमएसएमई एक्टिविटी आगे आना चाहिए, इसमें जो चीज़ें हैं। फिर जो स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए सेक्टर में। देखो एक वर्ड चुनते हैं, पूरी लाइन याद नहीं रहेगी। एमएसएमई को आगे आना चाहिए,
इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर आपकी स्किम मिल्क जो पाउडर है वो कहीं ना कहीं कॉमोडिटी मार्केट की है, क्योंकि लोग पाउडर लेते हैं फिर बाद में दूध बनाते हैं। ऐसी चीज़ें मार्केटाइज एक्सपोर्ट इंडिया कर सकता है, इसके लिए स्कीम चलाओ, उसके लिए ऐसी अच्छी अच्छी। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे अमूल है ना, ये अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर और कितने बड़े स्तर पर काम करता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एक रूरल एरिया से कनेक्टेड होता है। कब कोऑपरेटिव कैसे अमूल पता है काम करता है, पहले गांव तक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं ऐसे, स्पोक मॉडल, यानी कि इसका एक हब है, एक अमूल पूरा है, और ये बिल्कुल गांव से बिल्कुल दूध कलेक्ट होता है, उसके बाद और भी दूर से, देखो पूरा ऐसे काम करते हैं ये। हब एंड स्पोक मॉडल साइकिल का हब होता है, बीच में इसमें स्पोक होते हैं, तो सारे इंटर कनेक्टेड रहते हैं बिल्कुल सेंट्रल से। तो अमूल एक बिल्डिंग में काम करता है, उसके कहीं से दूध आता है, उसके 4 जगह से कलेक्ट होता है, फिर 4 जगह से कलेक्ट होता है, ये हब एंड स्पोक मॉडल कहीं ना कहीं बोला जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देने चाहिए, अडॉप्ट होने चाहिए, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होना चाहिए। फिर एफएनडी जो मुक्त भारत है, मतलब जो फूड एंड माउथ डिसीजेज है, फुट एंड माउथ डिसीज़ होते हैं एनिमल के अंदर, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन अच्छे से होनी चाहिए। और जो डिपेंडेंट है, जो गैपिंग सिस्टम है मिल्क प्रोडक्शन का, उन सब जो बैकवर्ड एरिया उसको लिंकेज करना चाहिए ताकि वो भी लोग आगे आ सकें। इसमें ये चीज़ सारी बताई गई है। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आर्मी स्पॉन्सर्ड जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एक आर्मी स्कीम चलाती है, उसका नाम है ऑपरेशन उसका नाम है आपको ऑपरेशन आपको सद्भावना और ऑपरेशन आपको समर्थन। ये जो स्कीम्स हैं ये जम्मू कश्मीर में चलाई जाती हैं, जो वहाँ के और नॉर्थ ईस्ट रीजन में चलाई जाती हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट को सपोर्ट कर, क्योंकि ये सारे रीजन इंसर्जेंसी रीजन में इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो कहीं ना कहीं आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहती है। लोगों के अंदर एक खतरा बनता है कि ऐसे आर्मी हमारे यहाँ है। अगर अब वही लोग ऐसी स्कीम चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे वहाँ के लोगों को, तो उनकी जो भावना है उनके साथ जुड़ेगी। जुड़ने से क्या होगा कि मतलब वो डरेंगे नहीं उन चीज़ों से, उनके साथ आएंगे। तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन आपको सद्भावना, ऑपरेशन आपका समर्थन, ये स्कीम चलाई जाती है कि उनके हार्ट विनिंग कर पाएँ और उनके बच्चे भी पढ़ पाएँ। इसमें क्या होता है स्कीम के अंदर, इसमें क्या होता है कि स्कीम के अंदर जो बच्चे हैं वहाँ के आर्मी पर्सन, जो बच्चे हैं वहाँ के, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, बहुत सारी चीज़ों में, जो स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं आर्मी के, उनको पढ़ाते हैं उसमें। तो ऐसी स्कीम्स वहाँ पर रन की जाती हैं बाय द आर्मी। तो आपको पूछ लिया जाए सद्भावना स्कीम किस चीज़ के लिए है, वो स्कीम किस चीज़ के लिए है, वो नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर रीजन में जो बच्चे हैं उनके लिए है, उनको सपोर्ट करते हैं आर्मी पर्सन। देखो इसमें लिखा है ना, आर्मी विल स्पॉन्सर 110 स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू इट्स रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, मतलब जो उनके आर्मी के स्कूल्स होते हैं उसमें उन्हें खाना भी प्रोवाइड, रहना भी प्रोवाइड और पढ़ाई भी वहाँ पे देंगे। एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो यानी कि ये स्कूल्स के लिए नहीं है, फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये स्कीम्स है, तो आपको याद रखना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है, एक आदमी ने फाइल किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में गया और बोला है कि राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब क्या है, उस आदमी को कहीं 2002 के अंदर कोई केसेस दर्ज हुए होंगे, थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो कुछ उसकी मतलब कि न्यूज़ हो या आर्टिकल्स हो ऑनलाइन थे, पर उसको मतलब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। कुछ ऐसे भी होंगे, जब स्टार्टिंग में केस होता है तो कुछ ऐसे एडिटोरियल भी लिखे जाते हैं उसके खिलाफ, तो उसने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि जो मेरे वो आर्टिकल्स ऑनलाइन मूव कर रहे हैं उनको डिलीट किया जाए, वो एक गलत है। तो एक राइट टू फॉरगॉटन ये है क्या? दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोलती है, ऑर्डर करती है रिमूवल एक्सेस फ्रॉम द वन ऑफ इट्स जजमेंट, बोलती है कि जो मतलब एक पेटिशनरी है, राइट टू बी फॉरगॉटन उसका राइट है, एंड एम टू प्रिवेंट कुछ भी चीज़ हो उसकी पड़ी हो, राइट टू रिमूव द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन फ्रॉम द इंटरनेट सर्च, कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो काम किया नहीं, पर मेरा नाम वो न्यूज़ वाले कुछ भी लिख देंगे, लिख दिया, वो एडिटोरियल ऑनलाइन पढ़ा है पर मुझे कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता, तो मेरा अधिकार है मैं वो दूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सर्कमस्टांसेस हटाई जाए। इट इज़ नॉट एक्सप्लॉइटेड अवेलेबल टू द इंडियन मासेस, बहुत सारे इंडियन मासेस को नहीं पता है हाउ इट हैज़ बीन इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एज पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। तो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी आपका राइट है, अंडर आर्टिकल 21 के अंदर ये आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाउ एवर सम ऑफ द एक्सपर्टीज हैव एक्सप्रेस द कंसर्न किया है कि राइट टू फॉरगेटन भी होना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू फॉरगेटन जो है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर भी कहीं ना कहीं आता है और आर्टिकल 19 के अंदर भी आता है। तो फ्रीडम है आपका मीडिया, क्योंकि मीडिया के पास फ्रीडम है लिखने की, आर्टिकल 19 को प्रावधान करता है। और तो एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, अगर कोई आदमी ने क्राइम किया ही नहीं है, कोर्ट बाइज्जत बरी करता है, तो उसके जितने भी एडिटोरियल आपको वहाँ से हटाने होंगे। तो राइट टू फॉरगेटन ये एक चीज़ है। ये कहाँ पे आया? दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया था, जवाहर सिंह आपके मूडी यूनियन ऑफ इंडिया का 2011 में केस था, मेड ए इंटरिम ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अमेरिकन सिटीजन, ठीक है ना। पेटिशनरी डिज़ायर हुई रिमूवल ऑफ द जजमेंट, जो भी जजमेंट है नारकोटिक ड्रग्स से जो भी जजमेंट है, ये सारा केस का नाम है, ये मत आप पढ़ो,
ये भी मत पढ़ो केस का नाम भी, बस ये याद रखो राइट टू फॉरगेटन एक राइट है, प्राइवेसी है आपकी, उन चीज़ों को बाहर ना निकाला जाए। तो कोर्ट रिकोगनाइज करती है पेटिशन में कि हैज़ द राइट टू फॉरगोटन विच मस्ट बी बैलेंस राइट टू पब्लिक एक्सेस द कोर्ट रिकॉर्ड। मतलब ये सारी चीज़ रहनी चाहिए, एक बैलेंस बना रहना चाहिए, किसी आदमी का नेम फेम बेकार ना हो इन सब चीज़ों में। तो फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट ने क्या हुआ, रिमूवल कर दिया, सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। अब ये है क्या राइट टू फॉरगोटन? ये है कि राइट टू रिमूव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन फ्रॉम इंटरनेट सर्च एंड अदर जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनको हटाया जाए। इट एम्पावर करता है कि इंडिविजुअल को टू आस्क द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीट देयर पर्सनल डाटा। लाइकवाइज इट अलाउड द सिटीजन टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर आता है ना, उसकी लाइफ ख़राब है, कोई बोलेगा भाई तेरा तो फोटो आया अखबार में, क्या करे है, तो ये सारी बातें होती हैं, उसको हटाया जाए, उसको वहाँ से निकाला जाए। अब सिनेरियो क्या है इसके ऊपर, राइट टू फॉरगेट इन इंडिया में क्या है कि एक तरह से ये एक राइट ग्रांटेड टू एवरी सिटी, मतलब ये लोगों को नहीं दिया जाए। राइट टू फॉरगॉटन अभी तक क्या है, इज़ नॉट एक्सप्लिसाइट राइट ग्रांटेड टू इंडियन ऑल्सो कोर्ट वेरियस जजमेंट हेड। मतलब ये अभी है नहीं, लोगों को पता नहीं है, नहीं ऐसा, पर बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट ही कई बार उन्होंने बोला है। जैसे आपका केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है, पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी, ऐसे याद कर लो। तो इन केसों में कई बार बोला गया है कि आपके पास राइट टू कंट्रोल हिज एक्सिस्टेंसी ऑन इंटरनेट, क्योंकि आपकी प्राइवेसी है। प्राइवेसी का मतलब क्या होगा कि आपकी चीज़ों को अवेल किया जा रहा है, उसको रोका जाए। प्राइवेसी तो फॉरगॉटन ही, मतलब हटाओ उस चीज़ को। तो उस वाले केस में थोड़ी बात हुई थी। कुछ रिकमेंडेशन आई थी BN श्री कृष्णा कमेटी, याद रखना, डाटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए थी ये, BN श्री कृष्णा कमेटी। ऑल्सो उस केस में भी ये बात हुई थी, दोनों का नाम याद रखना, BN श्री कृष्णा डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात आई थी। इन्होंने बोला था डाटा प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, उसमें कुछ गाइडलाइंस इन्होंने बताई थी। उसी बिल का जो सेक्शन 20 है वो एक बार बोलता है एवरी पर्सन हैव ए राइट टू रिस्ट्रिक्ट, मतलब उसकी जो भी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा है उनको हटाया जाए, इसी सेक्शन 20 अंडर इसी बिल के। पर अभी तक ये अमेंड नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो हैं इससे रिलेटेड, जैसे यूरोपियन यूनियन प्रोटेक्शन करता है इंडिविजुअल के राइट, उसके बाद EU जनरल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी है, उसमें भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और फॉरगेटन एक आर्टिकल है EU के, मतलब यूरोपियन यूनियन का जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन है, उसमें आर्टिकल 17 है जो इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि ऐसी चीज़ नहीं की जाए। तो विदेशों में भी इन चीज़ों पे काम होता है। EU हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक इन्होंने स्ट्रांग मूव लिया है कि राइट टू फॉरगेटन के ऊपर। तो इंडिया में भी एक स्ट्रांग मूव लेना चाहिए। इंडिया में अभी कोई ऐसा राइट नहीं है राइट टू फॉरगेटन, कहीं ना कहीं प्राइवेसी के अंदर आता है बस, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी क्यों, आपकी कोई चीज़ है ऑनलाइन पड़ी है, क्योंकि प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा है आपकी, तो उसको हटाया जाए। पर स्पेशल राइट टू फॉरगेटन का कोई ऐसा चीज़ें अभी तक नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि इंडियन, पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात की जाती है। इंडिया को भी लाना चाहिए, इंडिया को डाटा प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 20 के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है। अब आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है, देखो एक तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो राइट टू लाइफ के ऊपर आपकी, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ विद पर्सनल जो लिबर्टी आपको जीने का अधिकार है। दूसरा जो आता है सोशल स्टिग्मा चालू हो जाता है, बाइकआउट करना। अगर कोई आपको, देखो एक आदमी है, एक आदमी पर रेप का केस लगा और कल को न्यूज़पेपर ने उसको छाप दिया कि इन पर रेप का केस था, ठीक है ना, तो उसकी नौकरी चलेगी, सब कुछ चलेगा। परसों कोर्ट क्या करती है, इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोर्ट उसको बाइज्जत बली कर देती है, पर उसकी कुछ चीज़ें अभी भी ऑनलाइन मूव कर रही हैं। लोगों को तो नहीं पता जजमेंट क्या है, लोग तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे उसको, तो उससे क्या होता है, उसकी जॉब, जो मैरिज है, उन चीज़ों पर असर पड़ता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रिवोक किया है कि जजमेंट आपका जवाहर सिंह का जो मुडी का केस था यूनियन ऑफ इंडिया का, बेस्ड ऑन दिस परमिसेस, कि इसको उनकी जो चीज़ें वो हटाई जाए। तो ये एक चीज़ है, आपकी डिग्निटी चली जाती है। थर्ड क्या है कि जो सिक्रेसी है विक्टिम की, वो आइडेंटिटी जो है उसको मतलब रहना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के साथ रेप हुआ है, किसी विक्टिम के साथ रेप हुआ है, अब उसका नाम तो अवेल नहीं कर सकते ना किसके साथ, क्योंकि उसको आगे भी लाइफ जीनी है, तो उन सब चीज़ों का इफेक्ट पहुंचता है। तो ऐसे केसेस होने चाहिए कि राइट टू फॉरगेटन का भी होना चाहिए। अगर कोई क्या करता है, अभी क्या हुआ, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट किया गया, एक लड़की के साथ रेप हुआ था, माइनर थी, उन्होंने उसका नाम मेंशन कर दिया था ट्विटर अकाउंट पे, तो उनका अकाउंट हटाया गया, क्योंकि इसी वजह से थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया गया, शायद अभी चालू किया है, नहीं किया, इसी वजह से, क्योंकि उल्लंघन किया है उन्होंने इस वाले एक्ट का। तो कोर्ट सीरिया आपका बता जो कि इस तरह रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इसमें बात हुई, तो इसमें एक थर्ड ये है, तो फेवर में है जो उसके। 14 क्या है कि मतलब कि ट्रथ है, हाफ ट्रथ है, हाफ आपको पता नहीं, आपने लिख दिया उनके ऊपर, ये भी सारी चीज़ें को आती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल की डिग्निटी इसमें जाती है। पहले पता तो करो सही है गलत है, वो भी एक बात है। उसके बाद फ्यूचर वर्डिक्ट क्या आने वाला है, आपने छाप दिया इन्होंने रेप किया है ये और वो कल्पिट है ये और वो सब चीज़ है, पर जजमेंट आया उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं,
उसके बाद क्या होगा, उसकी तो डिग्निटी गई। तो आप पहले फ्यूचर वर्डिक्ट देखो क्या क्या उसके बारे में आ रहा है। फिफ्थ क्या है कि पब्लिश विदाउट द इंडिविजुअल कंसेंट। मेरा कंसेंट नहीं था, आपने कैसे पब्लिश किया। तो इसमें बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, जैसे आपके जसलीन कौर का था, फॉर्मल डी यूनियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, 2015 में उनके ऊपर सवजीत सिंह वर्बल हरेसमेंट का केस गया था, जो वेस्टर्न दिल्ली के थे। फिर बाद में पता नहीं वो हुआ, उनकी कंसर्न से वो छापा नहीं छापा। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न्स नहीं है। तो ये आपको याद क्या रखनी है, एक तो आपको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसके बाद सोशल स्टिग्मा खड़ा हो जाता है, सोसाइटी एक गलत नज़र से देखती है आपको। फिर मतलब सिक्रेसी ऑफ विक्टिम की चली जाती है, चलो आपने नाम छापा, विक्टिम का नाम भी छाप दिया, उसकी सिक्रेसी चली जाती है। उसके बाद वो चीज़ ट्रुथ है या नहीं है वो आपको नहीं पता, उसकी कंसर्न है या नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है। एक अगेंस्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है अगर सही चीज़ है। रिमूवल डिपेंड ऑन द, मतलब कि एजुकेटिंग ऑफिसर जो डाटा प्रोटेक्शन प्रपोज किया है, पर रिमूवल जो रिमूव करने की डिपेंडेंसी है वो एजुकेटिंग ऑफिसर के ऊपर है, मतलब जो है डायरेक्शन वो देगा या नहीं देगा, ये सब चीज़ फेवर ऑफ द गवर्नमेंट है रिमूवल करने, क्योंकि अभी तो कोई ऐसा बिल आया ही नहीं है ना, तो अभी सरकार के पास अधिकार है, तो ये इसके फेवर में जाता है। थर्ड क्या है, राइट टू मीडिया पर्सन, राइट मीडिया पर्सन के पास भी राइट्स हैं अपने, वो अगर सही चीज़ है उसको लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंप्लीट जजमेंट, ठीक है ना, जो कंप्लीट जजमेंट है उसको भी छाप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ उसके फेवर में, आपको याद रहें तो रहें, ना रहें तो कोई बात नहीं। आप क्या करें, जैसे नोट्स बनाते हो ना, नोट्स में ये चीज़ नहीं लिखनी होती पूरी, तो बताने के लिए लिखा जाता है कि आप पढ़ो कि आपको समझ में आए। इसमें आपको 5 वर्ड क्लियर करने हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या आता है कि अभी कोई बिल नहीं है, नो सच बिल, ये हो गया। तीसरा क्या आएगा आपको, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, थर्ड क्या आएगा आपका, नीचे जाओगे, राइट टू मीडिया पर्सन। तो ऐसे आपको नोट्स तैयार करने होते हैं कि मतलब एक एक वर्ड में। फोर्थ क्या आएगा, कंप्लीट जजमेंट और रिस्ट्रिक्ट पब्लिक, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कंप्लीट जजमेंट के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वर्ड में तैयार करनी है। सजेशन क्या है कि प्राइवेसी नीड टू बी एडेड द ग्राउंड और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इंप्लीमेंट करो डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी होना चाहिए। और जो रिसोर्ट एक नैरो टेल्डिंग है जजमेंट के, रेदर देन फॉरबिडिंग एक्सेस, मतलब कंप्लीट जजमेंट के बाद आप चीज़ों को करो, तो वो अच्छी बात है कि मतलब पता लगा हाँ रेप है, इसने रेप किया तो रेप, उसके बाद करो तो ठीक बात है, लोगों को पता लगना चाहिए। तो ये सारी फॉरगॉटन है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं है। 2 केस के नाम बताए, पुट्टा स्वामी और BN श्री कृष्णा कमेटी। एक कमेटी बताई थी, एक पुट्टा स्वामी का, पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी और BN श्री कृष्णा डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये दोनों चीज़ का आपको याद रखने हैं, दोनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी आती है, 3 दिन पहले मैंने पढ़ाई थी आपको, स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या इंडिया में है, क्योंकि 2021 वाले बजट में इसको अनाउंस किया गया है, गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा जो पुरानी है, 15 साल जो आपकी कॉमर्शियल गाड़ी है जो गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद 20 साल वाली प्राइवेट गाड़ी, उनको स्क्रैप किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा आपको जस्ट बताता हूँ। जैसे प्राइवेट गाड़ी है मेरे पास, 15 मेरी गाड़ी है पर्सनल, प्राइवेट व्हीकल में आएगा, उसकी 20 साल उन्होंने लिमिट दी है। 20 साल बाद आपको जाके फिटनेस टेस्ट कराना होगा, इसका फिटनेस टेस्ट अगर वो फिल कर जाती है फिटनेस टेस्ट को तो गाड़ी की परमिशन मिलेगी, अगर नहीं करती तो आपको सीधा जाके स्क्रैप कराना होगा। अब भाई मेरी गाड़ी में स्क्रैप क्यों कराऊँ, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपके स्क्रैप कराओगे आप तो बहुत सारी आपको आपको मतलब चीज़ें, मतलब आपको छूट दी जाएगी, मतलब चीज़ों में बहुत सारी आपको चीज़ें दी जाएंगी, उसके इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जब गाड़ी खरीदोगे आपको, कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्क्रैपिंग का, फिर आपको रोड टैक्स में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी छूट दी जाएगी, उसमें भी आपको इंटरवेंशन दी जाएगी, चीज़ों में छूट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड होंगी। तो यही गवर्नमेंट पूरी एक पॉलिसी बनी है। ऐसा क्यों कर रही है, देखो 20 साल पुरानी गाड़ी है, एक तो इन्वायरमेंट नॉर्म्स है, पॉल्यूशन करती है, सबसे बड़ा कारण है, इमिशन करेंगी सबसे बड़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप पुराना व्हीकल चला रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आप पुराने व्हीकल, देखो दिल्ली में कितने व्हीकल ऐसे खड़े हैं गली मोहल्लों में जिनका कोई यूज़ नहीं है तो बेकार ना, वो बेकार ही हो रहे हैं। उससे क्या होता है, जैसे कंपनी को एक नई गाड़ी बनानी है, उसके लिए स्टील चाहिए, उसको स्टील चाहिए, वो तो न्यू स्टील लेगी। अब न्यू स्टील के लिए प्रोडक्शन लगेगा, पूरा एक कंपनी में स्टील बनेगा, स्टील फिर कंपनी को जाएगा, वो न्यू गाड़ी बनाएगी। अगर वो गाड़ी जो बेकार खड़ी है उसको स्क्रैप करने के लिए वापस भेज दो स्क्रैप इंडस्ट्री के पास, तो स्क्रैप इंडस्ट्री करके कहाँ पे भेजेगी, वो जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, गाड़ी बनेगी दोबारा से वहीं पे भेज देगी। तो इसके लिए इन्वायरमेंट, जो हम इन्वायरमेंट से स्टील को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के, इन्वायरमेंट को इमिशन करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो इमिशन बचेगा, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी बहुत सारा हार्म होगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो व्हीकल डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और हमारी जो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ किसकी बढ़ेगी, आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो लोगों के पास सैलरी जाएगी, सैलरी
सैलरी जाएगी तो डिस्पोजल इनकम इंक्रीज़ होगी, डिस्पोजल इंक्रीज होगी तो ग्रोथ हमारी उसमें इकोनॉमी में दिखाई देगी। तो पूरा एक सर्किल है, पूरा एक सर्किल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इन सब चीज़ों से तो स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आए थे, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इसको नाम दिया गया था। लोकसभा में ये पहली बार अनाउंस की गई थी। यूनियन बजट 2021-22 जो आया था, इसमें एस्टीमेट लगाया गया था 51 लाख जो LMV व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल हैं अब द 20 एज, और 34 लाख जो LMV 15 ईयर एज के हमारे यहाँ कहीं ना कहीं बेकार खड़े हैं, उनको चेक किया जाए। उससे क्या होगा कि इंडिया ऑल्सो उसके साथ में एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करेगी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द टोल कलेक्शन सिस्टम, डू अवे विद ओल्ड टोल बूथ विद इन ए ईयर। इसके साथ में ये भी इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि व्हीकल की पॉलिसी ला रहे हैं तो व्हीकल के साथ ये भी इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें ये क्या है, आप हरिद्वार या देहरादून से हाईवे से चले और चल के आप दिल्ली पहुँचे तो बीच में 2 टोल है, ये 2 टोल है। जैसे ही आप यहाँ पे आए, आपने क्या किया, यहाँ से बाईपास मारा, एक गांव में घुसे और यहाँ से कट मार के यहाँ पे आ गए, आपने टोल से बच गए। क्या 150 रुपये का 100 रुपये का टोल है वो उससे आपने बचा लिए, पर आपके GPS ट्रैकर क्या दिखा रहा है, आप इस रोड पे आ रहे हो और आप इसे कट मार के दोबारा हाईवे पे आ गए। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप टोल पे आओ या मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा टोल आपका कट हो जाना है, GPS से आपका पूरा कनेक्शन चल रहा है। ये कुछ टेक्नोलॉजी नई नई चीज़ें करी हैं। फास्टैग तो ऑलरेडी कर दिया गया, फास्टैग तो ऑलरेडी कर दिया गया, कंपलसरी 21 फरवरी के बाद कर दिया गया। मैंने आपको टेक्नोलॉजी बताया था, RFID टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। NHAI और आपका जो नेशनल आपका पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो NPCI, दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये पैसे देखता है कि कलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ये पूरा अथॉरिटी को मैनेज करता है कहाँ पे फास्टैग है। मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, RFID टेक्नोलॉजी याद रखना है। ये आपकी एम क्या है इस पॉलिसी का कि रोड पे जो व्हीकल्स हैं वो सेफ्टी में नॉर्म्स पे फुलफिल कर पाएँ, उनकी फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो पुराने ओल्ड व्हीकल हो गए हैं, मैंने बता दी ना डेट, 15 साल वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, और 20 साल वाले जो प्राइवेट व्हीकल हैं, उनका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उनको स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। फिटनेस टेस्ट किसके, री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। देखो ये आ गया 15 साल जो है आपके कमर्शियल व्हीकल, मैंने बताया 15 साल, और 20 साल वाले प्राइवेट व्हीकल जो हैं आपको, और उनका फिटनेस टेस्ट अगर फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कहाँ पे जाएगा, वो जाएंगे स्क्रैपिंग के लिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप BS2 इंजन, BS1 इंजन, BS3 इंजन यूज़ कर रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, BS6 चल रहा है। BS4 तो हमारे इंडिया में डायरेक्ट BS6 पे कर गए हैं, BS5 हमारे यहाँ आया भी नहीं है, क्योंकि स्विच डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन की जो नॉर्म्स है, हम डायरेक्ट BS6 पे स्विच कर गए हैं। तो अभी ये इंजन यूज़ कर रहे हो, 2 यूज़ कर रहे हो, यूरो 2 यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसमें इमिशन ज़्यादा होता है। अगर वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, आप न्यू गाड़ी खरीदोगे और गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी दे रही है, तो न्यू व्हीकल आएगा मार्केट में तो उसको यूज़ कर पाएंगे। तो वही है, फिटनेस ठीक है तो ठीक है, वरना फिर आपको वो करना होगा। सेमेशन टेस्ट होगा, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं फिटनेस टेस्ट के अंदर, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट कुछ इशू रूल किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्क्रैपिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड देगी। अगर आप कराते हैं चीज़ों में तो आपको रोड टैक्स रिबेट दिया जाएगा, यानी कि रोड टैक्स जो आप भरते हो गाड़ी लेने के समय पे, उसमें 25% की पर्सनल व्हीकल पे, 15% की कॉमर्शियल व्हीकल पे छूट दी जाएगी, जो उसका ऑनर होगा गाड़ी को। व्हीकल में डिस्काउंट मिलेगा, जब आप स्क्रैपिंग करके आओगे तो वहाँ पे वो कंपनी आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देगी। उस सर्टिफिकेट को आप जब खरीदोगे गाड़ी, वहाँ पे जमा करना, 5% का डिस्काउंट वहीं पे मिल जाएगा जब आप गाड़ी खरीदोगे। कुछ चीज़ों में आपको डिसइंसेंटिव दिए जाएंगे, इसे इंक्रीज़ किया जाएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी जो व्हीकल होंगे। जैसे मतलब क्या है, जो 15 से, जैसे आपका व्हीकल लिया आपने और जैसे 15 साल हो गए, फिर आपने फिटनेस टेस्ट कराया, इसका फिटनेस टेस्ट ही पास हो गया है, तो फिर दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन की फ़ी बढ़ा दी है, ताकि आप दिक्कत हो, आपको थोड़ी फ़ी ज़्यादा देनी पड़े। उसकी फ़ी किसको देंगे, उसके फ़ी जो नया व्हीकल लेगा स्क्रैप करा के उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसे खेलती रहती है, इधर का जुगाड़ उधर, उधर का जुगाड़ इधर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिएटिंग रिंग स्पेक्ट जो क्रिएट किए जाएंगे, जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि स्क्रैपिंग के लिए भी तो आदमी चाहिए ना। तो 35,000 एस्टीमेट लगाया गया कि जनरेट होगा पूरे इंडिया में। इंप्रूव होगा रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू क्यों इंप्रूव होगा, व्हीकल बिकेगा, टैक्स बढ़ोगे, GST बढ़ोगे, GST सब चीज़ भरोगे, उन सब चीज़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। अब ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ होगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो वो भी अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ते हैं, उनका टैक्स जाएगा, उनका भी इम्प्रूव होगा, और सब चीज़ों में पैसे बढ़ेंगे। ठीक ना। तो कोविड टाइम पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे पड़ा है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो GST आ गया ना, लोग GST भरेंगे। रिडक्शन इन द प्राइसेस, रिडक्शन क्यों इंक्रीज़ होंगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया, आपको गाड़ी को बनाने के लिए स्टील चाहिए। स्टील कहाँ से लाएंगे, वो स्टील कंपनी से लेंगे। स्टील कंपनी क्या करेगी, उसे प्रोडक्ट करेगी। प्रोडक्ट कहाँ से, रॉ मटेरियल लाएगी नेचुरल, उससे वो स्टील बनाएगी। अगर स्क्रैप हुई गाड़ी
आप वापस यहाँ पे भेज दें कंपनी के अंदर जहाँ पे डिमांड है, डायरेक्ट भेज दें तो न्यू आपको लाना नहीं पड़ेगा, कंपनी को पुराना स्टील ही मिल जाएगा, पुरानी गाड़ी होगा, उससे ही गाड़ी नहीं बना देगी पिघला मिला के पूरी गाड़ी। तो उससे क्या होगा, रिडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, रिडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी ना, मेटल और प्लास्टिक जो पूरा लौट के वापस आ जाएगा रिसाइकिल होने के लिए, तो वो भी फ़ायदा है। पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन दोनों तरह से, इन्वायरमेंट भी कम होगा और जो गार्बेज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इतने सारे वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसमें भी कंट्रोल आएगा। ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने और भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए व्हीकल की, जैसे गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चलाया, फेम स्कीम चलाई है, इसका फेज़ 2 चल रहा है अभी। 2030 तक गवर्नमेंट का एस्टीमेट है 50% व्हीकल्स करने हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी चलाई है 2020 दिल्ली के अंदर। फिर हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी बसेस लाने की बात कर दिया। हाइड्रोजन में क्या होता है, 2 ही कंपोनेंट जनरेट होते हैं, आपको याद रखना। हाइड्रोजन में से एक आपका O2 जनरेट होता है शायद, एक वाटर पेपर जनरेट होता है, 2 ही कंपोनेंट जनरेट होते हैं। और आपकी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन लेके आए 2020। ये कुछ सारी स्कीम इन्होंने चलाई हैं। दूसरी जो आती है वो आती है कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, अभी क्या है, 3 वुमेन जज अमंग द 9 नेम हैज़ क्लियर्ड बाय द कोलिजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट। मे बी इन फ्यूचर आप देख सकते हो इंडिया की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख सकते हो आने वाले टाइम में, अगर कोलिजियम की जो सारी वो अपनी उसने आगे भेजी हैं, अगर वो पास हो गई तो। जो पहली जो आपकी BV आपकी नगरत्ना करके नाम है इनका, नगर थाना करके नाम है इनका, अगर ये वुमेन बन सकती हैं इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुड बिकम, मैंने कहा बन गई हैं, बन सकती हैं। ऐसा कैसे होता है, पहले मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ ऊपर से। जैसे एक कोलिजियम होता है, कोलिजियम मतलब क्या होता है कि जैसे 4+1, अभी इंडिया में 4+1 का चला है, 4 सीनियर मोस्ट जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बैठ के कुछ नाम फेम करते हैं कि ये 5-6 आदमी हैं, इनको जज बनाओ पहले। तो ये कहाँ भेजते हैं, वो नाम भेजते हैं आपको, किसको भेजते हैं, वो भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जो मिनिस्ट्री है उसके पास भेजते हैं। वो सारे डिस्कस करते हैं, PM से डिस्कस करते हैं, वो नाम आगे फॉरवर्ड करते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको अपॉइंटेड कर देता है, जब नाम पीछे से आ जाते हैं सब अपॉइंटेड कर देता है, वो जज बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम चलता है जज बनाने की प्रक्रिया ऐसे। अब आप पूछो पार्लियामेंट क्या करता है, जजों की वैकेंसी बढ़ाता है। जैसे अभी 31 जज थे 34 कर दिए बढ़ा के, पहले 26 थे 31 करे थे, तो वो वैकेंसी बढ़ाता है, वो अपॉइंट नहीं करता। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कहाँ से आता है, पहले यहाँ से नाम आगे जाएगा और यहाँ से आगे जाएगा। तभी तो बार बार आपने केस सुना होगा, बार बार न्यूज़पेपर में आता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट यहाँ अटका के बैठ जाती है फाइल, वो भेजती नहीं है आगे। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट दोबारा भेजती है इनके पास रिकमेंडेशन, एक बार और चेक करो, फिर दोबारा भेजते हैं। तो गवर्नमेंट को वो आगे भेजने ही पड़ेंगे उसमें से। जैसे 5 आदमी के नाम भेजे, 3 रखने हैं, तो गवर्नमेंट 5 में से 3 चुनेगी और 3 चुने के नाम आगे भेज देगी। तो यही है 3 वुमेन जज अमंग द 9 नेम आर क्लियर्ड, इन्होंने आगे भेज दिए और देखते हैं वो जज बनते हैं नहीं बनते हैं, इन फ्यूचर आपको देखा जाएगा। तो ये पूरा एक कोलिजियम सिस्टम होता है, इस पर पूरा काम होता है। एट ए प्रेजेंट क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जज, जो मैंने आपको बताया, आगे बताऊंगा ये कैसे कैसे डेवलप हुआ पूरा। तो ये कुछ ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है जो आगे चलता रहता है। तो गवर्नमेंट यहाँ अटका के बैठती है, आगे नाम भेजती नहीं है प्रेसिडेंट के पास। ये वाला केस बार बार आता रहता है क्योंकि वैकेंसी है चिल्लाते हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैकेंसी है, गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही है, आगे नाम सेंड नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट सिनेरियो जो मैंने आपको बताई दिया कि जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, याद रखना, हाई कोर्ट जज भी और सुप्रीम कोर्ट जज भी। प्रपोजल कौन भेजता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भेजते हैं, जो मैंने आपको बताया बीच में अटका के बैठते हैं। इनको कौन भेजता है, इनको कोलिजियम सिस्टम भेजता है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। तो बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अपॉइंट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट बहुत सारे केसेस हैं, केसेस पेंडिंग है, जज हमारे पास है नहीं, वर्डिक्ट कौन सुनाएगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये बात है, बिल्कुल ज़रूरत है। हमारे यहाँ केसेस इतने पेंडिंग हैं, इतने केसेस सुनवाई नहीं है, डिले हो रहे हैं केसेस। डिले का मतलब सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाय। अगर कोई जस्टिस डिले हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जस्टिस आप देना ही नहीं चाहते, डिनाय हो रहा है। अब देखो 1 साल का केस 20 साल में सॉल्व हुआ, तो क्या मतलब है, वो केस वाला ही मर गया, जो सुनने वाला था वही ऊपर चला गया। तो क्या आपने केस लड़ा, अगर जस्टिस फास्ट ट्रैक सॉल्व हो, उसके लिए क्या चाहिए, आपके जज चाहिए, सुनने वाले तो होने चाहिए ना। तो जज की वैकेंसी को फुलफिल होना चाहिए। अब एक कोलिजियम पीरियड है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, दिस सिस्टम बाय द जज अपॉइंटेड बाय द ट्रांसफर ओनली बाय द जजेस।
ये जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करना या ट्रांसफ़र करना, जज के नाम सजेशन करना, ये बाय द जज के थ्रू होते हैं। उसमें कोई, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जुडिशरी 3 स्ट्रक्चर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तो तीनों को, जुडिशरी को सेपरेट रखना है इन दोनों से। तो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें दे देंगे हम दोनों में, तो क्या रह जाएगा, तो सारा कंट्रोल तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के हाथ में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें अलग रखना है, क्योंकि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इन तीनों को अलग रखना। तो जज का अपॉइंटमेंट जज ही करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना। अगर उसके एक्ट से बनता ये लेजिस्लेटिव बनाते तो इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता। तो इस किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, इन जज का अपॉइंटमेंट शांतिपूर्वक अपने से करा जाए। जिसमें क्या होता है, तो कुछ कोलिजियम डेवलप किया गया है जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। फिर अगर हाई कोर्ट में करना हो तो हाई कोर्ट का कोलिजियम लीड कौन करता है, उस कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उस हाई कोर्ट के। वो किसे सेंड करते हैं, इनकी रिकमेंडेशन जाती है किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। फिर ये चेक करके लॉ मिनिस्ट्री को, वो लॉ मिनिस्ट्री आगे प्रेसिडेंट को। तो ये पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। द नेम रिकमेंडेशन अपॉइंटेड हो हाई कोर्ट कोलिजियम को करना हो तो वो कहाँ, द गवर्नमेंट ओनली अप्रूव बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो मैंने कहा ना, वो ऊपर जाती है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को भेजते हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसे पूरा सिस्टम ही चलता रहता है। रिकमेंडेशन ऑफ जज रिकन्सिडर्स बाय द कोर्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने बोला ना, गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री के आगे वापस भेज देगी रिकन्सिडरेशन के लिए, फिर वो दोबारा वापस सेंड करेंगे, अगेन वो आगे सेंड करेंगे। तो गवर्नमेंट को मैंडेटरी है अपॉइंट करना उस पर्सन को जिनके नाम वापस उस आगे भेजे गए हैं। द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस द स्ट्रेंथिंग इम्प्रूव द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब कुछ इसमें कुछ इवोल्यूशन है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ पूरा कोलिजियम सिस्टम। आर्टिकल 124 ऑफ द 2, ही शुड कंसल्ट सच ए मेंबर ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द डिम टू नेसेसरी फॉर द पर्पस। ये इसमें लिखा गया है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए इनसे पूछेंगे, किन से पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे, इनके जजों से पूछेंगे किसको अपॉइंट करना है। ऐसा आर्टिकल 124 में दिया गया है 2 के अंदर। 217 ये फिर जो हाई कोर्ट के लिए आ जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए था कोई जज का अपॉइंटमेंट हो, ये हाई कोर्ट के लिए आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्री में डायरेक्ट बन सकता है ये, कि अगर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना हो बाय द प्रेसिडेंट, वो कंसल्ट किससे करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होगा। फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी कंसल्टेड एक्सपेक्ट इन द केस ऑफ हिज ऑनर अपॉइंटमेंट। मतलब कि अगर कुछ उसका अपॉइंटमेंट करना हो, चाहिए करना, तो उससे भी पूछ सकते हैं, पर ये इसके अंदर लिखा गया है, ये लाइन बिल्कुल याद रखना। तो इसको ही देखते देखते, इसको ही बढ़ाने के लिए तो पहला जज केस आता है 1981 में, कि हम कैसे करें। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें तो ये लिखा है 124 में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट करेंगे। और उसमें क्या होता था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, मेरा रिश्तेदार है उस वाली हाई कोर्ट में, मैं क्या करूँगा, उसका फेवर कर लूँ, अकेला हूँ। तो ये सिस्टम था पहले। तो ये सारी बेस्ड ऑन दिस जजमेंट, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस। ये सिस्टम आने लगा कि हम नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, कुछ ना कुछ चला। बस याद रखो, फर्स्ट जज केस 1981 में, तो कुछ नहीं। सेकंड जज केस आ गया 1993 में, इसमें कुछ प्रीवियस डिसीजन थे उनको हटाया गया, तो जो चीफ जस्टिस की एडवाइस बाइंडिंग की गई। पहले क्या होता था, फर्स्ट जज केस में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। पहले ये सिस्टम था, कंट्रोवर्सी चलती थी, चाहे अपना नाम, रिश्तेदार का नाम भेज दें, तो प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस को बाइंडिंग नहीं समझते थे। प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस पे बाउंड नहीं थे, कि अगर जो कोर्ट से नाम आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाम भेजा, उसकी एडवाइस पे बाइंडिंग नहीं थे, वो अपने हिसाब से भी रख सकते थे किसी को। तो इंटरफेरेंस हो गया ना मिनिस्ट्री का, क्योंकि मिनिस्ट्री तो बीच में बैठी है, जो आगे नाम भेजती है, तो इंटरफेरेंस था। तो नहीं, जज इकट्ठे हुए, बोला नहीं ये गलत है, जुडिशरी को बीच में नहीं आना चाहिए। सेकंड जज केस आया, उसके 1993 में ओवररूल कर गया प्रीवियस जजमेंट को। अब इसमें जो चीफ जस्टिस जो एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होगी किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। फर्दर जो चीफ जस्टिस रिक्वायर होंगे, मतलब कि जो एडवाइस होगी वो उनकी खुद की नहीं होगी, उनकी साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और प्लस टू सीनियर मोस्ट जज होंगे। सेकंड जज केस तो 2 सीनियर मोस्ट जज, याद रखो, सेकंड जज केस तो 2 सीनियर मोस्ट जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3% रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट को कुछ करेंगे या प्रेसिडेंट की लॉ मिनिस्ट्री को फाइल भेजेंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेगी, तो वो मानी जाएगी, बाइंडिंग होगी। फिर आया कुछ नहीं, थर्ड जज केस आ गया। थर्ड जज केस में इस बॉडी को और बढ़ा दिया गया, इसमें 5 मेंबर कर दिए गए, यानी कि 1+4 इसमें कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज, क्योंकि जितने आदमी होंगे तो उतनी मतलब वो फेवरेटिटी कम हो जाएगी ना।
अच्छे से चूज़ करेंगे तो उसको बढ़ा दिया गया। तो बाइंडिंग तो है, ये किसको भेजते हैं, लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री आगे फॉरवर्ड कर देती है। अगर लॉ मिनिस्ट्री वापस नाम भेज देती है, ये वापस सेंड कर देते हैं, तो वो मैंडेटरी होता है, उनको मानना ही पड़ेगा। ये हुआ। अब 2015 में सरकार बदलती है, मोदी जी आते हैं। मोदी जी कहते हैं हमसे बड़ा कौन। तो वो क्या सिस्टम लाते हैं, वो लाते हैं NGAC, पार्लियामेंट से पास करा के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट को, मतलब कि कोर्ट की पावर कम करने के लिए, जजों की पावर। ये क्या बोलते हैं इसके अंदर कि 3 तो चलो जज होंगे कमीशन के अंदर, और 2 आपकी सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स होंगे, और एक सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होगा। तो इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर आ गए, क्योंकि कमीशन होगी, 3 जज हो गए, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर +1, 2 सिविल सोसाइटी होंगे, तो 3 हो गए। तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अपनी टांग घुसा दी उसके बीच में। तो क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, जो जुडिशरी को अलग रखना है, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट, इसको कैंसिल कर देती है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली मेंशन दैट जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसको क्या कर देती है, इसको हटा देती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। तो ये फिर माना नहीं गया। तो ये सारी चीज़ हुई। NGAC याद रखना, ये बाद में आया था। अब हमें ज़रूरत क्यों है इस सब चीज़ की, क्योंकि इन्फ्लुएंस ना रहे, वही मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव का इन्फ्लुएंस ना रहे, सेपरेट चीज़ें काम अच्छे से काम करें, ये सब चीज़ें। स्टेट मेन जो लिटिगेंट होते हैं इंडियन कोर्ट में, अबाउट 46% ऑफ टोटल जो केसेस हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। तो बहुत सारे जज होते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस कर देंगे जज में, जज के केस में, तो जज किसकी सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनेंगे। जो स्टेट के इतने सारे केसेस हैं उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आर्टिकल 131 जो होता है वो होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 131 ही होता है ना, एक बार देख लेना, 131 है, मुझे जो याद आ रहा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टेट के बीच में लड़ाई है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई है, बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल बीच में लड़ाई है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट में ही एग्जीक्यूटिव के आदमी बैठे हैं, तो क्या सुनवाई होगी तुम्हारी, फिर वही होगा, मास्टर ऑफ कैरेज, मास्टर ऑफ पैरेट, तुम ही सब हो, या CBI को बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज़ नॉट स्पेशलिस्ट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है उसमें स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो 10वां पास ही होते हैं सारे मिनिस्टर। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ये फ़नी बना रहा हूँ स्टडीज़ को, मैं ऐसे पर्टिकुलर कंप्लेन नहीं कर रहा। इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मास्टर्स नहीं होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। जज होते हैं वो तो स्पेशलिस्ट होते हैं कानून के, उन्हें पता है कैसे अपॉइंट करना है। पॉलिटिकल वर्नेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल वर्नेबिलिटी बहुत है। आज तेरी सरकार, कल को फिर आज सरकार BJP की है, 1 साल बाद हट जाती है, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, कांग्रेस आई, सारे जज हटा दिए, नए जज लेके आए। अब ये का खेल चल रहा है, जज बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसके से जो वर्नेबिलिटी है उसको रोका जाए कि हाँ ठीक है, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कई बार कि आप मिसयूज़ कर सकते हो। ओनली कंट्री वेयर द जज इज अपॉइंट जज, एक इंडिया एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ जज ही अपॉइंट जज को करते हैं। तो ये भी अपॉइंटेड इन द सेंस, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, पर नाम तो यही सजेस्ट करते हैं। तो ये भी एक इकलौती बात है। अनडेमोक्रेटिक चीज़ है ये, कोलिजम कोई नाम ही नहीं है कहीं पे, ये चीज़ है। नो ऑफिशियल कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई रिटन मैनुअल नहीं है फंक्शन कैसे करना है, बस 5 जज हैं, बैठ गए, बात कर लिया, आगे अपॉइंट कर दिया, ये चीज़ है। फिर मतलब बहुत सारी कमियां भी इसमें आती हैं। नेपोटिज्म, ये बहुत खतरनाक वर्ड है, हर जगह यूज़ होता है कि परिवारवाद, कि मेरा बेटा डॉक्टर तो मेरा बेटा भी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर, सब डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, मेरा बेटा एक्टर, मैं जज, उसके जज, मेरा बेटा अभी जुडिशल फाइल किया है, वो अभी वो स्टेट, मतलब कि स्टेट की सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सिटी कोर्ट में, मैं अगर ऊपर चीफ जस्टिस बैठा हूँ, मैं उसे ला के हाई कोर्ट में लाऊंगा, हाई कोर्ट से नाम अंदर लेके आऊँगा। तो ये सारी चीज़ चलती हैं। फिर डिले, कई बार ये क्या करते हैं, डिले होते हैं, मतलब ये कोलिजम सही से वर्क नहीं करता, बहुत बार डिले होती है। अगर प्रॉपर कोई कमीशन होगा और वो मैंडेटरी होगा, 1 साल में बैठ के उसे बात ही करनी है, 6 महीने में, तो वही सिस्टम होता है। ये अपनी मर्जी से बैठते हैं। कोई प्रोफेशन में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, चीज़ें में नहीं आती। अब प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं, इम्प्रूव, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी किसी का नाम पूछते नहीं, क्यों रखा आपने इसका नाम। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, कुछ सजेशन बताए गए हैं। तो टाइम फ्रेम होना चाहिए हर चीज़ का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिस्ट गई कि 1 महीने उसका नाम आगे भेजना है प्रेसिडेंट को, कोलिजम को इतने महीने बैठना है, सारा कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए। ये फिर ब्लेम गेम जो चलता है ना, सेंट्रल का इसको बोलता है, ये इसको बोलता है, इस ब्लेम गेम को ख़त्म करो। कोई आप प्रोसीजर बनाओ, कोई क्राइटेरिया डेवलप करो कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट सेक्रेटरी क्या है, मैकेनिज्म, पूरी चीज़ डेवलप करो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद रिटन मैनुअल तैयार करो कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट को रिलीज़ करना है, कैसे नाम आगे भेजना है, पूरी तरह से रिटन होना चाहिए। जो कोलिजम की मीटिंग होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, यानी पब्लिक को पता होनी चाहिए क्या क्या उनके अंदर बातें हुई हैं, इस वजह से इसको रखा है। और लास्ट में बोलते हैं AIJS, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस डेवलप करो।
उससे क्या फ़ायदा होगा, क्वालिटी ऑफ जज आपको मिलेंगे, इम्प्रूव होगा जो आपका सिस्टम है, इम्प्रूव मिलेगी। ये सब सारी चीज़ों ने बात की हैं। फिर ये बोला है कि लास्ट में इम्प्रूव करो जो एक्सपेडिशनरी है हाई कोर्ट के क्रॉसिंग द कंट्री, इतनी शॉर्टेज है जजों की, उसको प्लीज़ ध्यान रखो। सिटीजन सेंट्रिक स्पिरिट लो, क्योंकि लोगों को जल्दी से जल्दी क्या चाहिए, क्या चाहिए लोगों को, इंसाफ चाहिए। तो गुड स्टेप है, राइट डायरेक्शन में जाओ। कोलिजन सिस्टम एक गुड है तो राइट डायरेक्शन है, इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है चीज़ ठीक, बस रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ये मैंने और भी ऐड कर दिया इसमें। कोलिजन सिस्टम क्या है, जस्ट सिलेक्शन जो सिस्टम होता है, ये नेम होता है, ऐसे 4+1 याद रखो, बस आप ये याद रखो। इवोल्यूशन कैसे हुआ, SP सिंह गुप्ता यूनियस वर्सेस केस आया, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियंस ऑफ इंडिया केस आया, फिर 998 में सेकंड जज केस आया। फर्स्ट जज केस याद रखना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे CGI, वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजते थे पर वो बाउंड नहीं थी। सेकंड जज केस से बाउंड होनी स्टार्ट होगी। सेकंड जज केस में 2+1, 2 सीनियर मोस्ट +1। और थर्ड जज केस में क्या हुआ, थर्ड जज केस में आपका 4+1 स्टार्ट हो गया। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, देखो थर्ड जज केस में 4+1 स्टार्ट हो गया, 4 सीनियर मोस्ट जो अभी चल रहा है। फिर फोर्थ में क्या हुआ, फोर्थ जज केस में क्या हुआ, फिर वो NJC बना दी थी, NJC कमीशन बना दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो NJC एक्ट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 2015 में, इसको किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टिक डाउन कर दिया, बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशरी जो है मतलब अलग रहेगी इन दोनों चीज़ों से। और क्रिटिसाइज़ किया जाता है कोलिजम को, मैंने ऊपर बता ही दिया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई फॉर्मल रिटन कोई मैनुअल नहीं है, टाइम बाउंडिंग नहीं है, तो इन सब चीज़ों की हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वे फॉरवर्ड में क्या है, NJC's अमेंडमेंट टू इंश्योर द जुडिशियल रिटेन इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। रीइंट्रोड्यूस करो उसको, इंडिपेंडेंसी रखो बस जुडिशरी की, आप इसमें अपनी दखलंदाजी मत करो। कमीशन बनाओ, ये बोल रहे हैं, कमीशन बनाओ तो इसमें लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को मत घुसाओ, ये इन्होंने बोला है। रिटन मैनुअल होना चाहिए, जो मैं आपके ऊपर बता ही चुका हूँ कैसे कैसे अपॉइंट किया जाता है। दूसरी जो न्यूज़ आती है अफ़गानिस्तान, ये तो सबको पता होगा अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन यूट्यूब चलाते हैं तो हर दूसरा टॉपिक आज की तारीख में हर बच्चा अफ़गानिस्तान तालिबानी चिल्ला रहा है। तो ये आपको नॉर्मली पता होगा अफ़गानिस्तान में क्या, हवाई जहाज पे बैठते हैं, कूद जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आदमी नहीं है, सिचुएशन ऐसी है उनके साथ जो हुआ, उन्हें खुद नहीं पता क्या हुआ। कि US को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हीं की गलती है कि US 20 साल में वो सीख नहीं पाए। क्या नहीं, देखो कमी दोनों साइड से है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली उनकी भी गलती है, कुछ US की भी गलती है, तो दोनों की गलती है। पर ये जो हमारा एडिटोरियल नीचे पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं US को ब्लेम इसमें गेम में खींचेगा। इसके अंदर ये जो लिखा है, नारायण जी ने लिखा है, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कौन है आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ इनके बारे में, क्योंकि जानना ज़रूरी होता है। फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, फॉर्मल गवर्नर है वेस्ट बंगाल की। क्योंकि इंसान का एडिटोरियल पढ़ रहे हो ना, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। ऐसे इंसान को सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं रखते किसी कुछ पता ना हो, एटलीस्ट इनके पास कुछ चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें करते हैं, और एजेड इंसान है, ये बात बनती है। स्टार्ट होती है कि जो आपका बरगम एयर बेस था नियर काबुल के पास था, कि उसको इवैक्यूएट कर दिया अफगानिस्तान सिक्योरिटी, मतलब ये सब चीज़ हुआ। टॉप पॉलिटिकल लीडर वहाँ से फ़रार हो गए, सेफ है, कोई ओमान भाग गया, कोई इंडिया आ गया, पर जो अफ़गानिस्तान की जनता था उसे वहीं पे छोड़ गए। ये सारा मोमेंट था कि सब भाग गया, वहाँ की जनता वहीं पे छोड़ गए। दोहा टॉक हुई, शांति की बात हुई दोहा में, कतर के अंदर बात बनी नहीं। अफ़गानिस्तान जो आज कंडीशन है, ये वर्स्ट कंडीशन 1990 से पहले क्या था, एक रशिया USSR नाम सुना होगा। अफ़गानिस्तान उसका पार्ट नहीं था, पर जितनी अफ़गानिस्तान की बाउंड्री वाली कंट्री है वो USSR का पार्ट होते थे। तो USSR क्या करता था, अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी कराता रहता था, लड़ाई झगड़े, ताकि USSR को अफ़गानिस्तान को भी ऐड कर दिया जाए। तो ये बोलते हैं कि उस टाइम पे भी इतनी बेकार कंडीशन नहीं थी जब USSR ख़त्म हुआ था। तो उसी टाइम पे क्या था कि इन्होंने US वालों ने तालिबान को सपोर्ट किया, अलकावादी को सपोर्ट किया, ताकि USSR में इंसर्जन कराए। एक बनाया तो किसने है, इन्होंने, ये सारे जो संगठन है ये US ने डेवलप किए थे ताकि USSR को ब्रेक कर पाएँ। तो वो तो बाद में छोड़ के चला गया 1990 में, उसने ख़त्म कर, सबको आज़ादी दे दी, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सबको आज़ादी दे दी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि उस टाइम पे इतने बुरे हालात नहीं थे जो आज की टाइम पे हालात हैं। तालिबान उतना पहले तालिबान मजबूत नहीं था जो आज की टाइम पे है। आफ्टर रशिया विड्रॉल 1990 अफगानिस्तान स्टिल हैड ए फ्यूचर। उस टाइम पे अफगानिस्तान के पास फ्यूचर था, अब तो उसका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका ब्लैक होल में चला गया पूरा, जो है पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, सबसे इन्फ्लुएंस उसका है। और टुडे जो रिकॉग्नाइज़ करता है कि डिफरेंट डिग्री पे डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। कितनी वर्स्ट कंडीशन है ये आप देख ही रहे होंगे। वहाँ के लोग हैं, पश्तो हैं, उज़्बेक हैं, ताजिस हैं, हज़ारस करके नाम है वहाँ पे जो लोग रहते हैं अफ़गानिस्तान में, पॉपुलेशंस हैं। एंड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब एक तरह से यही है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो उठ भी सकते थे अब तो
दिखाई नहीं देता। कुछ नेशन है जैसे पाकिस्तान हो गया, ये कुछ ऐसे नेशन और भड़काते रहते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ाते रहते हैं। अफ़गान रेनेसा मतलब कि नियर फ्यूचर सोचते थे कि वहाँ पे शक्ति आएगी, कुछ आगे बढ़ेगा, पर अब तक कुछ कंडीशन दिखाई नहीं देती है। अभी तो अफ़गानिस्तान ने कंपेयर किया है सीरिया के साथ, सीरिया भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही है। रेफरेंस क्या बोलता है, अफगानिस्तान बिकम इज़ अनदर सीरिया, ऐसा कुछ बोला जाता है, पर कुछ मिसप्लेड है कि एट द वर्स्ट टाइम सीरिया हैड ए रिलेटिव स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, कि कुछ भी कंडीशन थी सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद तो वहीं थे। यहाँ के तो प्रेसिडेंट ही कहानी उड़ के पहुँच गए ओमान से अब जाने की तैयारी में है, अमेरिका की रफ्तार बढ़ने की तैयारी में है। तो वो तो थे कम से कम, पर यहाँ तो प्रेसिडेंट ही नहीं है, वही भाग गए जो इनके लीडर थे। ठीक है, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट वहीं डटे हुए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, वो भी एक तरह से अगेंस्ट रहते हैं, हर जगह होता है रिवाइवल। तो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऐसे ग्रुप में वहीं पे बना के बैठे हैं, उन्होंने अपनी टेरिटरी बना दी है पूरी। तो भी कुछ संगठन वहाँ पे हैं ऑलरेडी। अफ़गानिस्तान बॉर्डर दिखता है उज़्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से। मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, मैप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल कर लेना। देखो यूपीएस से पूछे ना पूछे, आपको तैयार रखना है, अपने हथियार आपको तैयार रखने हैं। जब भी मौका मिलेगा सीधी फायर मारनी है, ताबड़तोड़ फायर मारनी है। वही तालिबान ने किया, जैसे ही मौका मिला फटाफट टकाटक कर दिया काम। तो क्या करना है आपको, एक तो अफ़गानिस्तान का नक्शा खोलना है, लैंडलॉक कंट्री है कुछ। ये मैंने आपको बताया था, अगर कल की वीडियो देखो, उसकी सारी सिटी, हेरत हो गई आपकी, ज़ारांग हो गई, ज़ारांग से डेलाराम हो गई, और कि मज़ार शरीफ हो गई, उसके बाद काबुल हो गई, ये कुछ कंधार हो गई, ये कुछ सिटी है, उनके नाम याद रखना। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, नॉर्थ साउथ भी पूछ सकता है। अफ़गानिस्तान के आसपास की कौन कौन सी कंट्री है वो याद रखना, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, ये भी याद रखना। ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से घिरी हुई है, वो लोकेशन देख लेना। ये दो तीन चीज़ आप जाके खुद वर्क करना। कल के मैंने बताया थोड़ा बहुत, मैंने कल आप पढ़ लेना सिटीज़ के बारे में, कहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहा था अफ़गानिस्तान में, कल भी मैंने बताया था। तो यही है, ये सिटी से घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड है इन सब चीज़ों के बीच में। सीरिया क्या था, सीरिया के पास एक ओपन एरिया था। सीरिया जो ओपन होता है कहीं ना कहीं, आप देखना कि सीरिया का नक्शा कैसा है। फिर जो कंट्रोल है आजकल चाइना, रशिया, पाकिस्तान का बहुत इसमें इन्फ्लुएंस है, सीरिया में ऐसा कुछ नहीं था, और ये सारी चीज़ों के उसमें है। मतलब कहने का मतलब आपको बताऊँ, ये अफ़गानिस्तान ना बिचौलिया बन गया। इधर से पाकिस्तान ने भी यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं यूएस ने भी यूज़ करा है, इधर से एशिया यूज़ करता है, अब चाइना भी यूज़ करेगा। ये तो बिचौरे इसमें मारे गए, इनकी सारी कहानी ये है। ठीक है, अपना स्टैंड नहीं ले पाए। जैसे वियतनाम था, यूएस छोड़ के गया था, सब कुछ होता, कितना बढ़िया पीटा, उनमें एकता थी। वियतनाम आज कहाँ खड़ा है, प्रोडक्शन बिल्कुल ऐसी चीज़ में हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला दिया वियतनाम ने, पर इनके अंदर कुछ एक चीज़ ऐसी देखी नहीं गई। बिडेन आए, अल्टर किया गया। सबसे बड़ी बात की कि आपके ऐसी कोई डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, आपको हल्के हल्के कम करते रहते तो एकदम से ऐसा हमला नहीं होता। तालिबान को पता लगा यूएस भाग रहा है, चालू हो गया। हथियार तो पता ही है कौन दे गया, उन्हें सप्लाई कर दिया उन्हें, चाहे यूएस ही दे के चला गया। तो ये कुछ सारी चीज़ें आई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दोबारा से ये साउंड स्टार्ट हो गया कि अमेरिका ग्रेट है। ये वो 2 डिकेड, मतलब एक तरह से गलती इनकी भी है। देखो 2 डिकेड से वो लोग बैठे थे, उन्होंने पैसे भी देते थे, फिर ये लड़के क्या करते थे, तालिबान को ही पैसे सप्लाई कर देते थे वहाँ के। मतलब इनमें खुद ये फूट नहीं थी, कहते हैं ना घर का बेदी लंग, मतलब घर में ही अगर फूट हो तो कैसे आप चीज़ कर सकते हो, वो भी एक कारण इनका रहा है। स्पेंडिंग $1 ट्रिलियन हमने वहाँ पे प्रोसेस पर, कोई देश आपको पैसा दे रहा है, $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। तो ये भी एक चीज़ें हैं, क्योंकि रेडिकलाइजेशन वहाँ पे बहुत है, इस्लामिक टेरर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लोग कोलैप्स करने, अफ़गान स्टेट को ख़त्म करके वो बनाना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल देते हैं, यूएस लेफ्ट हुआ था वियतनाम से 1975 में, और आज देखो वियतनाम कहाँ खड़ा है। अफ़गानिस्तान को इस चीज़ को सीख नहीं लेनी चाहिए थी, अफ़गानिस्तान को दूसरा वियतनाम बनना चाहिए था। यहाँ से यूएस जा रहा था, हमें क्या करना है, तो इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए था। स्टेक फॉर इंडिया एंड ईरान, देखो थोड़ी वो दिक्कत जो है मोस्टली, देखो पाकिस्तान साथ में है, भले ही लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान का नुकसान होने वाला है इस चीज़ का, कि अफ़गानिस्तान उन्हें, मतलब तालिबान उन्हें पीटेगा। चाइना भी को पता है ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं जो अभी तो नुकसान है, जो एकदम इंटेंस नुकसान आएगा, कहीं ईरान और इंडिया का आएगा। ईरान का क्या होगा, सुन्नी या शिया वाला काम हो जाएगा, वहाँ पे शिया डोमिनेटेड ईरान है, तो वैसे ही उसे सऊदी अरेबिया तंग करते रहते हैं, तब ये नया रीज़न खड़ा हो गया। ये सारी है। फिर इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखेगा, पर लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इनकी ही पे ली जाएगी। यही है कि वार्म रिलेशन क्या है, कज़ाई और गहानी रीजन्स है पास 2 डिकेड से अफगानिस्तान ये सारी चीज़ इसमें कर रहा है। नेक्सिस है, चाइना रशिया पाकिस्तान का नेक्सिस है अभी इस रीजन में, देखते हैं इन फ्यूचर क्या क्या होगा।
कॉपीराइट वर्सेस राइट टू एजुकेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग आपको भी करनी चाहिए। जस्ट बताता हूँ क्या इस एडिटोरियल में, यहाँ पे ही समझ में आ गया होगा। मैंने इतनी शांति से लिखा है कॉपीराइट वर्सेस राइट टू एजुकेशन। अभी आप ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सबके हाथ में फ़ोन आ गया, आपने ऑनलाइन आपको बहुत सारी बुक्स मिल गई। उससे क्या होगा कि फिर आपने डाउनलोड कर लिया, ख़रीद ली 2-4 पैसों में देके, वो बुक है 2000 रुपये की, आपने खरीद ली 50 रुपये में देके। क्या वायलेशन है? कॉपीराइट। किससे खरीदी? कॉपीराइट। तो वो कॉपीराइट आपकी राइट टू एजुकेशन को ब्रेक कर रहा है। आपके पास अधिकार नहीं है पढ़ने का, आपके पास भी अधिकार है भाई पढ़ने का चीज़ों को। क्या वो पैसे वाला ही पढ़ सकता है? तो डिजिटल डिवाइड हो रहे हैं अब तो, ठीक है, वही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए, जो कुछ चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम कर रहा है, पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उसे कॉपीराइट ना लगाया जाए, कॉपीराइट से वो वॉल्यूशन ना किया जाए। और एग्ज़ाम भी बताऊँ, टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको बहुत सारी वहाँ पे क्या मिलती है, आपको बुक्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं, एक मिनट रुक जाओ, तो बुक्स मिल जाती हैं, कॉपी मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है आपका, आप अच्छे से पढ़ पाते हो। मिलता है उस पर चैनल पे कॉपीराइट लग गया, चला गया, आपको नहीं मिलेंगी। अब आपकी इतनी मतलब पैसे भी नहीं है, आप 2000 रुपये की 500 रुपये की बुक्स इंडिविजुअली आप खरीदो चीज़ों में। तो ये सब चीज़ एक तरह से डिवाइड करती हैं। उसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। अब इस एडिटोरियल को आपको पढ़ना है, आपको इसमें कुछ केसेस मेंशंस हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये आपके मैंने इसलिए छोड़ा, देखो मैं तो इसे बहुत पढ़ा दूंगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा जैसे मैं अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ, पर ये आपके ऊपर मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको इसको प्लीज़ पढ़ के आना है और इसके ऊपर पढ़ने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बहुत अच्छा कोशिश करता हूँ समझाने की। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें और कमेंट भी जरूर किया करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। देर होती रहती है क्योंकि मुझे भी पेपर देना है, मैं भी अपनी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी टेस्ट सीरीज़ मैंने भी लगाई हुई है, मैं भी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा पढ़ना होता है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ डालूँगा। तो बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो।